जय हिंद दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं और शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। दोस्तों, भारत ने आज स्टेल्थ टेक्नोलॉजी में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। दरअसल मैं आपको बता दूं कि आईआईटी कानपुर में दोस्तों एक डिफेंस इनोवेशन शोकेस किया गया था, जहां पर नैनो कंपोजिट्स ने अपनी स्वदेशी टेक्नोलॉजी को पेश किया। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आप सब जानते हैं कि फाइटर जेट, जंगी युद्धपोत और मिसाइलों में किया जाता है, लेकिन अब इसका इस्तेमाल दोस्तों साथ ही साथ ड्रोन्स में भी किया जाएगा। दोस्तों, आरएफ नैनो कंपोजिट्स के जरिए रडार एब्जॉर्बिंग मटेरियल को तैयार किया गया है, जो कि भारत की डिफेंस क्षमता को मजबूत करता है। यहाँ पर दोस्तों आईआईटी कानपुर का भी एक बड़ा रोल है, क्योंकि आईआईटी कानपुर दोस्तों एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है हमारे स्टार्टअप्स को, जो कि उन्हें सेना, नौसेना और सरकार से जोड़ता है, ताकि हम अपने आत्मनिर्भर भारत मिशन को आगे बढ़ा सके। इवन दोस्तों भारतीय नौसेना के प्रमुख भी यहाँ पर मौजूद थे। एक चीज और मैं बता दूं दोस्तों, ये वो टेक्नोलॉजी हमने डेवलप कर ली है जो कि कुछ चुनिंदा देशों के पास है, और दोस्तों हमने उस टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है जो कि अमेरिका अपने F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट में इस्तेमाल करता है, और वही टेक्नोलॉजी अब हमारे देश में डेवलप की जा चुकी है। आगे आप देखिएगा कि इसका इस्तेमाल हमारे फाइटर जेट्स, इवन टैंक्स में भी दोस्तों इस कोटिंग का इस्तेमाल किया जाएगा। और ड्रोन्स की तो मैंने आपको बात कह ही दी है, तो बात साफ हो जाती है कि रडार इन्हें किसी भी कीमत पर नहीं पकड़ पाएगा। और अभी तक दोस्तों इस तरीके की टेक्नोलॉजी को कोई देश किसी को एक्सपोर्ट नहीं करता है। भारत ने इसे खुद अपने इन हाउस डेवलप किया है, और यही दोस्तों आत्मनिर्भर भारत की सबसे बड़ी छलांग है, जिसे कि भारत ने अचीव किया है। ये कोई छोटी अपडेट नहीं है दोस्तों, ये काफ़ी बड़ी अपडेट है हमारे भारत के डिफेंस क्षेत्र की। फिलहाल आपको क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। भारत की न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी ने दोस्तों स्वार्म ड्रोन्स के लिए सैटेलाइट कम्युनिकेशन यानी कि सैटकॉम का सफल परीक्षण किया। बता दें कि इस दौरान ये जो ड्रोन थे वो सीधे सैटेलाइट से जुड़े रहे, बियॉन्ड लाइन ऑफ साइट इन्होंने ऑपरेशन किया, मतलब इन्हें हजारों किलोमीटर से कंट्रोल भी किया गया। बता दें कि लद्दाख की 4200 मीटर ऊंचाई पर इनकी उड़ान की गई। बात साफ हो जाती है, इस टेक्नोलॉजी से दोस्तों भारत को रिमोट से ही स्वार्म ड्रोन ऑपरेशन में ग्लोबल लेवल पर एक मजबूती मिल जाएगी। दोस्तों इसका सबसे बड़ा फायदा तो यह है कि पूरी दुनिया में भारत कहीं से भी कनेक्टिविटी बना सकता है ड्रोन्स के लिए, लैग भी कम होगा, डेटा भी सुरक्षित रहेगा, और दुश्मनों के माहौल में भी मिशन जारी रहेगा। तो न्यू स्पेस रिसर्च टेक्नोलॉजी दोस्तों न केवल ड्रोन्स को बना रही है, बल्कि कटिंग एज टेक्नोलॉजी पर काम कर रही है। और आने वाले वक्त पर आप देखिएगा कि न्यू स्पेस रिसर्च टेक्नोलॉजी दोस्तों भारत के लिए गेम चेंजर इक्विपमेंट्स सामने लेके आने वाली है, और बहुत जल्दी दोस्तों आप ये सब चीजें अपनी आंखों के सामने देखेंगे। कुछ कंपनियां ज्यादा बोलती नहीं है, लेकिन काम करके दिखाती हैं। दोस्तों इसके अलावा भारत जल्द ही F414 जेट इंजन को भारत में बनाने का समझौता कर सकता है। कहा ही जा रहा है कि मार्च 2026 तक डील फाइनल हो सकती है, और यहां पर भारत ने जो शर्त रखी है आप सब जानते हैं कि 80% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की है, यानी कि सिर्फ हम असेंबली नहीं बल्कि पूरी तकनीक को भारत में डेवलप करेंगे। दरअसल यहां पर F414 इंजन आप सब जानते हैं कि ये हमारे तेजस मार्क 2 को पावर देगा, इसके अलावा ये AMCA को पावर देगा, TEDBF को भी पावर देगा। फ्यूचर में प्लानिंग तो ये कि आगे चलकर तेजस मार्क 2 को भारत का अपना खुद का स्वदेशी 120 किलोन्यूटन थ्रस्ट वाला इंजन मिलेगा। और इवन दोस्तों फिलहाल के लिए ये जो डील है F414 इंजन की, वो भारत को एरो इंजन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए सबसे बड़ी डील हो सकती है। फिर यहाँ पर AMCA को लेकर दोस्तों एक बड़ा स्टेटमेंट सामने आया है डिफेंस सेक्रेटरी की तरफ से। दरअसल एक इवेंट के दौरान जब उनसे पूछा गया था कि भाई AMCA से HAL को क्या बाहर कर दिया है, तो यहाँ पर दोस्तों डिफेंस सेक्रेटरी ने एक बड़ा संकेत दिया है। उन्होंने कहा कि AMCA जो कि भारत का 5th जनरेशन का स्टेल्थ फाइटर है, वो अब एक महत्वपूर्ण मोड़ पर आ चुका है। आगे उन्होंने कहा कि प्रोसेस पूरा होने तो दो एक बार, फिर पता चलेगा कि HAL अंदर है या बाहर। बात साफ हो जाती है दोस्तों, अभी फैसला नहीं हुआ HAL के ऊपर। HAL को क्लीन चिट भी यहाँ पे नहीं मिली है। फिलहाल ये समझ सकते हैं कि HAL को बाहर नहीं किया गया है। उन्होंने कहा इस बार AMCA प्रोजेक्ट में प्राइवेट कंपनियों को बराबरी का मौका दिया गया है। पहली बार फाइटर प्रोग्राम में ओपन कॉम्पिटिशन हो रहा है। अब ये सवाल दोस्तों ये भी आ रहा है कि क्या HAL की यहाँ पर वापसी होगी, इसका फैसला अब जल्द ही सामने आएगा। इवन दोस्तों यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स के एक रिटायर्ड ऑफिसर ने भी इस बारे में अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा कि अगर HAL को बाहर भी किया जाता है तो उसका रीज़न है कि HAL के पास बहुत ज़्यादा काम है, इसलिए नई फैक्ट्रियों की जिम्मेदारी देना सरकार के लिए जोखिम भरा हो सकता है। ऐसे में HAL को अभी फिलहाल तो नहीं हटाया गया है, लेकिन गवर्नमेंट चाहती है कि प्राइवेट कंपनियां अभी फाइटर जेट बनाएं ताकि डिलीवरी तेज हो सके। यहाँ पर उन्होंने ये भी कहा कि जो ADA है वो एयरक्राफ्ट डिजाइन करेगी, प्राइवेट कंपनियां सिर्फ यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग करेगी, क्योंकि दोस्तों इंडियन एयरफोर्स चाहती है कि एयरक्राफ्ट पूरी तरह मानकों पर खरा उतरे, तभी इसे एक्सेप्ट किया जाएगा। यानी कि यहाँ पर बात क्लियर हो जाती है, यहाँ पर HAL को हटाया नहीं जा रहा, बल्कि भारत एक नया एरोस्पेस मॉडल तैयार कर रहा है। तो क्लियर कट मैसेज दोस्तों ये है, केवल एक ही नहीं बल्कि कई ताकतवर जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वही भारत का भविष्य तय करेंगे इस फाइटर जेट का। फिलहाल आपको क्या लगता है इस बारे में, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। वहीं दोस्तों इंजन फैक्ट्री अवार्डी ने 600 हॉर्स पावर का इंजन डेवलप किया है। फिलहाल इसे वैप 8x8 आर्मर्ड व्हीकल के लिए बनाया हुआ है। बता दें कि इसके लैब और ग्राउंड टेस्ट पूरे हो चुके हैं, लेकिन अब
इसका फील्ड मोबिलिटी ट्रायल शुरू होगा। इसका सबसे बड़ा फायदा दोस्तों, विदेशी इंजन पर हम निर्भर कम रहेंगे। बार बार दोस्तों वो उनका जो सप्लाई चेन और वेटिंग का इशू है उससे हम बचे रहेंगे। हम अपने खुद के इंजन की मेंटेनेंस कर सकते हैं, वो भी आसान होगी। और ये इंजन ऐसा डेवलप किया गया है जो कि अलग अलग इलाकों में बेहतर परफॉर्मेंस दे सकता है। यहाँ पर दोस्तों अभी वैप 8x8 पे इसका टेस्ट इसलिए किया जाएगा, रीजन साफ है कि आने वाले टाइम पर दोस्तों ये भारतीय सेना का मेन बख्तरबंद वाहन बनने वाला है। अगर ट्रायल सफल होते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, तो ये इंजन भारत के कई आर्मर्ड व्हीकल्स को पावर देगा। मतलब इंजन अपना है, वाहन यानी कि व्हीकल भी अपना है, और ताकत वो भी भारत की है। फिलहाल इस बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। वहीं दोस्तों डीआरडीओ अब तैयार कर रहा है ALTGS यानी कि एडवांस लाइट टोड गन सिस्टम। मौजूदा ATAGS तोप का हल्का, तेज और सस्ता वेरिएंट होगा। सबसे बड़ी बात दोस्तों इसकी है, इसका वजन जो है वो 15 टन से कम होगा। मतलब पहाड़ और हाई एल्टीट्यूड के लिए इसे डिजाइन किया जा रहा है ताकि तेजी से डिप्लॉयमेंट की जा सके और ट्रांसपोर्ट भी आसानी से किया जा सके। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ATAGS ताकतवर तो है, लेकिन ये काफी महंगी भी है। ऐसे में ALTGS को कम लागत और सही जरूरत के हिसाब से तैयार किया जा रहा है। दोस्तों यहाँ पर इंडियन आर्मी कम से कम 1100 हल्की तोपें चाहती है, जो कि विदेशी गनों से या तो सस्ती हो या फिर बराबर कीमत की हो। यानी कि दोस्तों यहाँ पर इस ALTGS का डिजाइन DRDO का होगा और प्रोडक्शन करेंगी हमारी प्राइवेट इंडस्ट्रीज। वही दोस्तों अमेरिका ने एक और प्रोपोगंडा चला दिया। जैसे ही भारत में MM नरवणे जी की किताब को लेकर विवाद हो रहा था, तो ऐसे में दोस्तों अमेरिका ने आग में घी डालने का काम कर दिया है। दरअसल अमेरिका ने बड़ा दावा किया, उन्होंने कहा कि भाई गलवान हिंसा के ठीक 7 दिन के बाद चाइना ने सीक्रेट न्यूक्लियर टेस्ट किया था। बता दें कि चाइना ने एक खास तकनीक के जरिए भूकंप जैसे सिग्नल्स को दबा दिया ताकि दुनिया को पता ना चल सके। आप सब जानते हैं कि गलवान घाटी में जो हिंसा हुई थी उसमें भारत के 20 जवान वीरगति को प्राप्त हो गए थे। इस दौरान पूरी दुनिया की नजर LAC पर थी। अब सवाल ये आता है दोस्तों कि क्या चाइना ने गलवान वाली हिंसा ध्यान भटकाने के लिए की थी ताकि वो अपना न्यूक्लियर टेस्ट कर सके? और आप खुद अंदाजा दोस्तों इस चीज का भी लगा सकते हैं। वैसे तो इस साल शी जिनपिंग ने अपने टॉप जनरलों को एक एक करके बाहर किया है। हालांकि कुछ पुराने राज आ सकते हैं सामने, बट यहाँ पर मैं इतना कहना चाहूंगा कि अमेरिका की बातों पर इतनी जल्दी भरोसा करना बिल्कुल ठीक नहीं है। और भारत को भी पता है कि अमेरिका की शुरुआत से आदत रही है चीजों को भड़काओ और फिर अपनी रोटी सेको। आपको क्या लगता है दोस्तों इस बारे में, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। इसके अलावा दोस्तों भारतीय सेना अपग्रेडेड लो लेवल लाइट वेट रडार और 2 CVR रडार को खरीदने वाली है। और इन रडारों को दोस्तों हमारा जो आकाश तीर कमांड एंड रिपोर्टिंग सिस्टम है उससे इंटीग्रेट किया जाएगा। ये जो दोस्तों लो लेवल लाइट वेट रडार है, ये ड्रोन, हेलीकॉप्टर और लो फ्लाइंग टारगेट्स को बहुत जल्दी ट्रैक करता है और इसे आकाश तीर से जोड़ा जाएगा। मतलब आकाश तीर भी दोस्तों ये सिस्टम रडार, कमांड पोस्ट और हथियारों को एक ही नेटवर्क में जोड़ देता है, जिससे कि तेज और सटीक जवाब दिया जा सकता है। मतलब साफ है दोस्तों कि इसके जरिए हम एक साथ सैकड़ों टारगेट्स को ट्रैक कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, पहाड़, रेगिस्तान, तट या फिर ऊंचाई वाले इलाकों में भी ये काम कर सकता है। और यहाँ पर मेक इन इंडिया पर भी फोकस किया गया है। इन रडारों में दोस्तों 60% स्वदेशी सामग्री होगी और इस खरीद को इमरजेंसी रूट के तहत किया जा रहा है ताकि इस रडार को जल्द से जल्द सेना में शामिल किया जा सके। ये खरीद सिर्फ केवल एक रडार की नहीं है दोस्तों, मैं आपको बता दूं, बल्कि ये भारत के नेटवर्क सेंट्रिक एयर डिफेंस स्ट्रेटेजी का हिस्सा है। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मलेशिया पहुंचे और ये दौरा इसलिए भी खास है क्योंकि आपको मैं बता दूं कि भारत और मलेशिया अब कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डिफेंस कोलैबोरेशन, डोनियर एयरक्राफ्ट की बिक्री, पनडुब्बी और फाइटर जेट की मेंटेनेंस और ट्रेड और नई टेक्नोलॉजी पर बातचीत करेंगे। बता दें कि मलेशिया में 30 लाख से ज्यादा भारतीय मूल के लोग रहते हैं और ये दौरा प्रधानमंत्री जी का भारत की डिफेंस डिप्लोमेसी और इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी को मजबूत करता है। वहीं दोस्तों विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने ग्रीस के डिफेंस मिनिस्टर निकोस डेंडियास के साथ मुलाकात की। बता दें कि इस दौरान स्ट्रैटेजिक सिक्योरिटी, वैश्विक हालात, रक्षा सहयोग और इंडस्ट्री पार्टनरशिप पर बातचीत हुई है। बता दें कि ग्रीस के मंत्री भारत EU फोरम में भी शामिल होंगे, जहां पर वो भारत की डिफेंस इंडस्ट्री से सहयोग पर बात करेंगे। इवन दोस्तों ग्रीस पहले अमेरिका से F-35 फाइटर जेट की डील भी कर चुका है और वो अब अपनी सेना को एजेंडा 2030 के तहत आधुनिक बनाना चाहता है। ऐसे में दोस्तों भारतीय हथियारों की तरफ ग्रीस देख रहा है। क्या पता दोस्तों, आप देखिएगा कि आगे हमारा प्रचंड, हमारी आर्टिलरीज, हमारे एयर डिफेंस, इवन ब्रह्मोस जैसी मिसाइलें भी भारत एक्सपोर्ट कर सकता है। लेट्स सी दोस्तों आगे क्या होता है, बट आप देखिए कि भारत अब ग्लोबल स्ट्रैटेजी का एक्सेस बन रहा है। आपको क्या लगता है इस बारे में, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर देगा। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों भारत के राजदूत अजनीश कुमार जी ने अर्जेंटीना के रक्षा मंत्री से बात करी। आप ये देखिए दोस्तों भारत किस तरीके से रक्षा मंत्रियों के साथ ही मिल रहा है। जहां एक तरफ एस जयशंकर जी ग्रीस के रक्षा मंत्री से मिल रहे हैं, तो अब भारत के राजदूत अर्जेंटीना के रक्षा मंत्री से मिल रहे हैं। इस दौरान दोस्तों कहा गया है कि अब दोनों देशों के बीच जल्द ही डिफेंस कॉपरेशन एग्रीमेंट साइन होगा और जिसमें यह देखा जाएगा कि किन किन डिफेंस क्षेत्रों में दोनों देश सहयोग कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर बात साफ हो जाती है कि भारत और अर्जेंटीना केवल दोस्त नहीं है बल्कि स्ट्रैटेजिक पार्टनर है। और आप देख रहे हैं कि भारत किस तरीके से ग्लोबली अपने आप को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है।
दोस्तों अमेरिका और भारत के बीच टेक्नोलॉजी और ट्रेड पर बड़ा समझौता हुआ है। इस समझौते में दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक्स, आईपी और एआई टेक्नोलॉजी भी शामिल की गई है। बता दें कि केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने कहा कि भारत अब को डेवलपमेंट यानी कि साथ मिलकर तकनीक बनाने में विश्वास कर रहा है। इवन उन्होंने कहा कि भारत एआई मिशन की तैयारी कर रहा है। भारत ने 34,000 जीपीयूज खरीदे हैं। जल्द ही 20,000 और जीपीयूज जोड़े जाएंगे। दरअसल उन्होंने कहा कि जीपीयू और डेटा सेंटर, एआई, स्टार्टअप और डिजिटल फ्यूचर की रीढ़ है। अभी 90 अरब डॉलर का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। आगे 20 अरब डॉलर से ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट हो सकती है इस प्रोजेक्ट में। मतलब साफ है कि भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी की ग्लोबल रेस में मिलकर और साथ में दुनिया के साथ आगे बढ़ रहा है। तो फिलहाल इधर देखिए टॉप डिफेंस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न, जवाब या आपका कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछिएगा। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।